आपके ही संस्थान के मेरे ही संस्थान। लेकिन आपके संस्थान ने आपके खिलाफ जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई पहले बताना पड़ता है कि आप किताब शुरू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको रोक रहा हूँ नीरज जी, ऐसा कोई नियम नहीं। उसमें एक जैसे होता है ना कि जब किसी को सताना हो तो बहानों की एक फहरिस्त बना। मीडिया में बहुत हम झुक चुके। घुटन का या नेटवर्क 18 किस तरह बीजेपी से एकरस हो गया है इसका जो ये टाइमिंग है आपके किताब के आने की, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपके संस्थान ने ये कहा है कि दयाशंकर को पता था कि हाइप मिल जाएगा और हाइप के लिए, पब्लिसिटी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। उस वक्त राहुल गांधी पर एक किताब आना, क्या ये सेलिब्रिटी को देखकर आपने रखा कि इससे चल जाएगा? ये मुझे 752 पेज की किताब अपने पैसों से निकाल करके लगा कर बची हुई संचित पूंजी है ना, अब तो मेरे पास क्या ही बचा। नमस्कार दोस्तों, राजेश रेड्डी साहब एक शेर कहते हैं, सर कलम होंगे कल यहाँ उनके जिनके मुंह में जुबान बाकी है। पिछले कई सालों में हम देख रहे हैं कि जो मीडिया का चेहरा रहा है वो इस शेर को बिल्कुल सही साबित करता है। बिल्कुल ताज़ा एग्जाम्पल इस कड़ी में, इस मीडिया की इस जर्नी में दयाशंकर मिश्र जी का है। दयाशंकर मिश्र जिन्होंने ये किताब लिखी है, राहुल गांधी, सांप्रदायिकता, दुष्प्रचार, तानाशाही से ऐतिहासिक संघर्ष। लगभग 750 पन्नों की ये किताब है। दयाशंकर जी आज हमारे साथ हैं, इस किताब पर हम लोग बातचीत करेंगे। आप एक चैनल में डिजिटल हेड की भूमिका में थे। मुझे लगता है इस तरह की पोजीशन जब किसी को कोई देता है या जब कोई पाता है इस तरह की पोजीशन, तो यही देखी जाती है कि भाई उसकी मानसिक काबिलियत कितनी है, लिखना कितना आता है, पढ़ना कितना आता है। आपने ये 750 पन्नों की एक किताब लिखी और इसका आपको परिणाम मिला, इनाम स्वरूप आपकी नौकरी गई जी। तो क्या जरूरत थी पढ़ने लिखने की, चल ही रहा था सब कुछ। बहुत अच्छा सवाल आपने नीरज जी पूछा आपने। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को ये बात समझनी होगी कि पत्रकारिता है क्या। और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है शायद कि जर्नलिज्म किसको कहते हैं। दुनिया भर में पत्रकार किताब लिखते हैं, दुनिया भर में पत्रकार रिपोर्टाज लिखते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं। पत्रकार का काम ही लिखना है। पत्रकार का काम केवल लिखना नहीं है, पत्रकार का काम वह भी लिखना है। मैं दोहराऊंगा, पत्रकार का काम वही लिखना है जो दूसरे नहीं जानते हैं। जो सब जानते हैं उसको हम पब्लिक रिलेशन कहते हैं, उसको हम PR कहते हैं। तो एक ऐसे समय में जहाँ पर कुछ सवालों पर बिल्कुल चुप्पी है, 2-3 सवाल, 4 सवाल, कौन सा सवाल किसी भी व्यक्ति को धार्मिक भावना आहत होने के नाम पर मार दिया जाए। ये सिलसिले आज के नहीं हैं, ये सिलसिले 2014-2015 से शुरू हुए। बहुत पहले भी ऐसा होता था, ऐसा नहीं कि पहले भारत में पहले भी लिंचिंग की घटनाएं होती थी। लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे कि इसके पहले लिंचिंग की घटना को कब एक प्रकार से सत्ता वैधता देती थी, लेजिटिमेशन? बिल्कुल। पहले शर्मिंदगी का इजहार होता था, अगर उस पर कोई बोल भी दे तो बड़े नेता पार्टी के उसको डपट देते थे। कैसी बात कर रहे हो, कार्रवाई करेंगे, एक्शन होगा, उसको इनाम नहीं देते थे। हमने इस देश में 2014 के बाद देखा कि जो व्यक्ति लिंचिंग में शामिल है उसको हम सम्मानित करते हैं। ये सिलसिले कहाँ से शुरू हुए? आपको याद होगा, केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे जयंत सिन्हा, झारखंड में जी। उन्होंने सबसे पहले लिंचिंग के आरोपियों का स्वागत किया। क्या उनसे किसी ने इस्तीफा मांगा? जो मीडिया आज मुझे जिस मीडिया में इस्तीफा देना पड़ा, क्या उन्होंने ये सवाल उठाया कि जयंत सिन्हा ने आरोपियों का स्वागत किया है लिंचिंग का, उनको इस्तीफा दिलाओ? सर, जिस संस्थान में से आपने इस्तीफा दिया है उस संस्थान से लगभग 4.5 साल, अगर मैं सही हूँ तो, आप जुड़े रहे, लगातार इन घटनाक्रमों को आप देख रहे थे। आपके जहन में नहीं आया कि छोड़ देते हैं? क्योंकि आपकी बात तो वही है कि भाई गलत कर रहे थे, जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहे थे। तो एक व्यक्ति के तौर पे आपके मन में ये ख्याल पहले कभी आया कि छोड़ देते हैं इस सिस्टम को? बिल्कुल आया। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कहूँ,
बहुत अच्छा सवाल भी आपने पूछा। लेकिन हम किन चीज़ों से भारत में परंपरागत रूप से डरते हैं? हम डरते हैं कि हमारे परिवार का क्या होगा, हम डरते हैं कि हमारे खर्चे कैसे चलेंगे, हम डरते हैं कि सत्ता हमें प्रताड़ित करेगी, और जो मैं लिखूंगा, जो मैं कहूँगा, कंपनी उसकी इजाज़त नहीं देगी। मान लीजिए मैं कहता कि मैंने एक लेख लिखा है जयंत सिन्हा पर, संपादकीय, तो कंपनी कहेगी नहीं नहीं, संपादक को ड्रॉप इट। जरूरत नहीं, ड्रॉप इट। ऐसे बहुत सारे मौके आए, बहुत सारी चीज़ें आई। दिल्ली में जब सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी तब भी मैं वहाँ था, या दूसरे दुष्प्रचार के मामलों में भी ऐसा था। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मेरे रहते कोई ऐसी खबर न जाए जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे। आपको याद होगा नोएडा में एक पत्रकार को जगराते का विरोध करने जी। पर पीटा गया था। बहुत, हमारे भारत में लोगों की याददाश्त बहुत छोटी है। उसी का राजनीति, दुष्प्रचार और सांप्रदायिकता, तानाशाही के लिए फ़ायदा उठाते हैं। उसकी सबसे पहली खबर हमारी वेबसाइट में लगी थी, एकमात्र पहली खबर, जो बाद में जब सब जगह चर्चित हुई तो मुझसे कहा गया कि खबर कैसे लगी। अच्छा, एक ऐसे मीडिया में हम थे, मुझे कहा गया था कि मैं उसको नौकरी से निकाल दूं। पत्रकार ने जिसने विरोध किया था जगराते का और जिसको पीटा गया, हाँ, उसकी खबर पे आपसे सवाल हुए और उसको नौकरी से निकालने के बाद मैंने कहा कि ये किताब न्यूज़ रूम का प्रायश्चित है, ये दयाशंकर का भी प्रायश्चित है। मतलब दयाशंकर को लगता है कि ये जो 4.5 साल या फिर एक लंबी जर्नी जो आपके पत्रकारिता की रही है, बहुत मौकों पर आप बोलते हैं, तो अब आप क्या करें? तो आप सोचते हैं कि चलो किताब एक अलग बात है, क्योंकि किताब एक निजी स्पेस है, किताब की कंपनी के बाईलाइन नहीं। तो मैंने सोचा मैं जो नहीं कर सकता हूँ, मैं किताब की तैयारी करता हूँ। आप देखेंगे ये किताब 2011 से शुरू हुई। मैं नेटवर्क 18 में 2011 से नहीं, जी, मैं तो अभी 4.5 साल से। तो मैं तो अलग अलग जगहों पर रहा, अलग अलग संस्थानों में रहा, कमोबेश। एनडीटीवी को छोड़ दीजिए, उस वक्त के एनडीटीवी को, तो सारी जगह स्थितियां एक ही जैसी थी। तो मैं तो अपने नोट्स ले रहा था, देख रहा था कि देश में क्या हो रहा है। ये किसी भी पत्रकार का दायित्व है। मतलब एक पत्रकार जो दरअसल पत्रकारिता नहीं कर पा रहा था न्यूज रूम में, हाँ, वो अपने ऑब्जर्वेशंस को कहीं नोट डाउन कर कहीं ना कहीं उसके अंदर घुटन थी, हम सबके भीतर होती है। जो आज नहीं बोल पा रहे हैं, जो आज मेरा समर्थन नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर भी घुटन है। जो अभी इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, मन में उनके भी यही है कि हम भी छोड़ दें, लेकिन कैसे छोड़ दें? ये जो प्रायश्चित है, उन सालों का प्रायश्चित आपका निजी प्रायश्चित भी है। बिल्कुल निजी प्रायश्चित भी है कि आपको बोलना चाहिए। मुझे लगा कब बोलेंगे, क्योंकि भाई पारिवारिक दायित्व तो हमेशा ही रहेंगे। यहीं पर गांधी मेरी मदद करते हैं। हिंद स्वराज एक बहुत खूबसूरत किताब है। जी, गांधी, अंबेडकर, नेहरू, इन सबको बचपन से हमने पढ़ा। लेकिन गांधी की जो एक बात हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी कि गलत जब इतना गलत हो जाए कि उसको बर्दाश्त मत कर पाओ, तो उससे बाहर निकल आओ। उसकी कीमत, उसकी, मैं एक मिनट आ रहा हूँ, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसा पहले क्यों, ऐसा बाद में क्यों। आप जो इस किताब को पढ़ेगा वो देखेगा कि कितना लंबा सिलसिला है। तो उसको तैयार करने में वक्त लगता है। हम 12-15 घंटे की नौकरी करते हैं, उसके बाद आके अपना काम करेंगे। आप मेरे घर में देखेंगे तो आपको किताबों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो एक पत्रकार और क्या ही कर सकता है, वो विपरीत स्थिति में है, लेकिन इसीलिए वो किताब लिखता है, क्योंकि किताब पर कंपनी का कॉपीराइट नहीं। तो ये दोनों चीज़ों को अंतर करना ज़रूरी है। न्यूज़ रूम में अपने हिसाब से नहीं चला सकता, वहाँ बंधन हो गए जो कि नहीं होने चाहिए थे, लेकिन बंधन है, ये सच्चाई है। तो मैं किताब लिखता हूँ। और विडंबना देखिए कि इतनी बड़ी कंपनी मुझसे कहती है कि किताब नहीं छाप सकती। आप देखेंगे अगर तो 10 तारीख नवंबर में 9 या 10 तारीख को एक किताब का दिल्ली में भव्य विमोचन होने जा रहा है, और ये किताब प्रधानमंत्री पर है, आपके ही संस्थान के मेरे ही संस्थान। लेकिन आपके संस्थान ने आपके खिलाफ जो स्टेटमेंट जारी किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई पहले बताना पड़ता है कि आप किताब शुरू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और वो मैं आपको रोक रहा हूँ नीरज जी, ऐसा कोई नियम नहीं। उसमें एक जैसे होता है ना कि जब किसी को सताना हो तो बहानों की एक फहरिस्त बना दो,
उसमें एक नियम उन्होंने जो मुझे बताया, वो ये बताया कि अगर कोई कंपनी पर किताब लिख रहा है, कंपनी के बिजनेस इंटरेस्ट पर किताब लिख रहा है, तो बताना है। आप बताइए, राहुल गांधी पर किताब से तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी कि मैं यहाँ से सवाल उठता है सर, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की जर्नी या राहुल गांधी की यात्रा सांप्रदायिकता, दुष्प्रचार, तानाशाही के इस दौर में इसको दर्ज करना कंपनी के बिजनेस को लेकर ये किताब लिखना हो गया? ये तो कंपनी से पूछना पड़ेगा आपको। हमारी कंपनी के जो प्रमुख लोग हैं, आपको उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो इंटरव्यू दें और वो उनसे ये पूछिए कि क्या ये किताब उनके बिजनेस को कैसे प्रभावित करती है, नंबर 1। नंबर 2, मैं इस कंपनी में 2000 मतलब लगभग 4.5 साल से हूँ। 2020 में मेरी एक किताब आई थी मेंटल हेल्थ पर, जीवन संवाद नाम था। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में उसका विमोचन हुआ। सारी कंपनी के सारे आला अधिकारी, आला अफसर, उस किताब की सूचना दी थी आपने पहले? हाँ नहीं, यही तो बता रहा हूँ। मैंने उनको ऐसे ही जाके बताया था, जैसे इस बार बताया कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ सर, उसका विमोचन है, आप सब लोग आइएगा। उन्होंने कहा हाँ हम लोग आएंगे। वो लोग आए। मैं इस बार भी सूचना देने गया था, तो मैंने उनसे कहा कि जैसे मैं तब आया था वैसे ही मैं अब आया हूँ। तो उन्होंने कहा वो किताब पॉलिटिकल नहीं थी, ये किताब पॉलिटिकल है। मैंने कहा कि कोई क्लॉज ऐसा है पॉलिटिकल नहीं लिख पॉलिटिकल नहीं लिख सकते? ये तो सुविधाजनक बात है ना। तो और फिर एक दूसरी किताब जो आ रही है, हमारी कंपनी के ही पत्रकार लिख रहे हैं, वो तो बहुत बड़ा शो करते हैं चैनल पर। नाम आप ले सकते हैं क्या, बता सकते हैं हमें? मेरे ख्याल से आप पाठकों को देखना चाहिए, जानना चाहिए। ठीक, कुछ पाठकों को भी कुछ देखने के लिए कुछ करना चाहिए था। आपके लिए भी एक्सरसाइज है, आपके लिए भी एक्सरसाइज है। तो मैंने ये 2 ही बातें उनसे कही कि पहली किताब में ये प्रक्रिया नहीं हुई तो दूसरी किताब में क्यों? क्योंकि विरोधाभासी है ना कि आप कह रहे हैं किताब नहीं लिख सकते, फिर कह रहे हैं राजनीतिक किताब नहीं लिख सकते। तो ये तो गोलमोल बात है ना। अब तीसरी बात जो आप कह रहे हैं, राजनीतिक किताब भी एक पक्ष का लिख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये बात लोग कह रहे हैं कि विपक्ष में इतने सारे लोग हैं, आप राहुल गांधी पर क्यों लिख रहे हैं? ये बात समझिए, और हमारे पाठकों को समझाना ज़रूरी है, दर्शकों को समझाना ज़रूरी है कि लोकतंत्र में केवल सत्ता पक्ष महत्वपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र सत्ता पक्ष का तंत्र नहीं है। लोकतंत्र में 2 ही बातें महत्वपूर्ण हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। दुनिया भर में, आपको पता है, दुनिया भर में विपक्ष के कामकाज पर नजर रखी जाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी का एक पैमाना है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र तभी मजबूती से चलेगा, तभी वो खूबसूरत होगा जब विपक्ष मजबूत होगा। इसीलिए विपक्षी नेताओं को संविधान में प्रिविलेज दिए गए थे। विपक्ष की मजबूती की जब आप बात करते हैं सर, तो विपक्ष का जो एक मतलब विपक्षी होता है ना, मीडिया, पत्रकारिता जो सतत विपक्ष है, नागरिकता सतत विपक्ष है, और पत्रकारिता की जिस दुनिया को आपने देख लिया और जिसको शायद अभी कम से कम अभी तो आप अलविदा कह चुके हैं, क्या मेरे लिए उनके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। जितनी तमाम नोएडा में कंपनियां हैं, उसमें कुछ मेरे भी जो दोस्त हैं, वो सब मुझे संदेश भेज रहे हैं। जो बड़े पदों पर हैं वो भी संदेश भेज रहे हैं कि हमारे साथ केवल आपकी सहानुभूति है, क्योंकि आपने ऐसा काम कर दिया है कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते। मैं पूछता हूं, मैंने कैसा काम कर दिया? ये पत्रकार हैं कि क्लर्क हैं? बरी करते हैं आप उन लोगों को? बरी ही करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं गांधीवादी हूं, मैं नेहरूवादी हूं, मैं अम्बेडकरवादी हूं, और मैं मनुष्यतावादी हूं। सर एक चीज़ मैं आप इसे समझे कि पत्रकारिता के स्टूडेंट के तौर पे ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप न्यूज़ रूम में थे, तो ये जितना जहर, जितना नफरत और जितनी सांप्रदायिकता हमको टीवी स्टूडियोज में दिखती है, क्या सब लोग अंदर से ऐसे ही हैं या फिर तैयार किए जा गए हैं ये लोग? 2 बातें हैं। एक हैं जो मजबूरी में काम करते हैं, उनके पास रोजगार का वैकल्पिक कोई तरीका नहीं, और वो लाखों रुपए मीडिया इंस्टीट्यूट में फीस दे करके आते हैं। तो जब वो आते हैं और देखते हैं कि इसी के लिए आए हैं, तो उनकी आर्थिक स्थितियां भारत में ऐसी हैं, ज़्यादातर पत्रकारों की, अब तो छोटे शहरों से ही पत्रकार आ रहे हैं। मुझे बताइए कि कौन से IAS और IPS के बच्चे और बड़े घरों के बच्चे पत्रकारिता में आ रहे हैं, जर्नलिज्म में आ रहे हैं? ये बहुत बुनियादी बात मैं कह रहा हूँ। ये इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि कुछ वक्त पहले मैं दिल्ली के बड़े संस्थान में, सरकारी संस्थान में व्याख्यान के लिए बुलाया गया था, और मैंने वहाँ बच्चों से बात की तो बहुत रोशन दिमाग बच्चे थे। क्यों? और वो सब कहाँ से आते थे? वो दिल्ली के नहीं थे, ज़्यादातर यूपी के छोटे छोटे इलाकों के
बिहार के इलाकों के, गुजरात के इलाकों के, मध्य प्रदेश, राजस्थान के छोटे छोटे इलाकों में। तो पत्रकारिता कौन चुन रहा है? पत्रकारिता में अपने बच्चों को कौन भेज रहा है? अब जब वो बच्चे किसी तरह आ गए, जब यहाँ वो ट्रेनिंग देने जाते हैं तो देखते हैं ये तो दुनिया दूसरी है। तो वो एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जो चाहते हैं अच्छा काम करना। ये बहुत सामान्यकरण है कि मीडिया में सारे पत्रकार ऐसे ही हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं डर है उनके अंदर। वो डर जिनका जिक्र हम जिसका पहले हम बात कर रहे हैं, लगातार मैं कह रहा हूँ, वो डर है किसी तरह बची रहे, नौकरी बची रहे, क्योंकि EMI है, क्योंकि फीस है, क्योंकि खर्चे हैं। मैंने अभी एक इंटरव्यू में कहा कि आज़ादी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको एक दिन हासिल करके और घर में लाइट की तरह टांग दीजिए। आज़ादी निरंतर श्रम मांगती है, बलिदान मांगती है। दयाशंकर की कोई हैसियत नहीं है इस बड़े विशाल महान देश में। वो एक छोटा सा, बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म उनका केवल योगदान है कि उन्होंने तय किया है कि वो बोलेंगे। इस खतरे के बावजूद कि दयाशंकर मिटा दिए जाएंगे, हमले होंगे, हो सकता है कि कल दाभोलकर, कलबुर्गी, पानसारे, गौरी लंकेश की तरह मेरी भी कोई हत्या कर दे, क्योंकि इतनी गालियां मुझे मिल रही हैं, इतनी धमकियां मिल रही हैं। जहां मैं रहता हूं वहां धमकियां चाहे अनचाहे तरीकों से, अनजान तरीकों से मिल रही हैं। तो मैंने तो एक किताब लिख करके इस किताब के लिए नीरज जी अपने परिवार को संकट में डाल दिया। मैं आर्थिक रूप से भी असुरक्षित हो गया, मेरा परिवार भी असुरक्षित हो गया, वो भी कष्ट में है। और आपको पता है इस किताब को कोई प्रकाशक नहीं मिला, तो मेरे सेल्फ पब्लिश। तो मेरे तो जो हक के पैसे थे वो नेटवर्क 18 ने नहीं दिए, लेकिन अभी तक तो कम से कम नहीं दिए। अब आप लोग खबर चला रहे हैं, कोई दे दे तो बात अलग, नहीं तो मैं कोर्ट जाऊंगा। मैं उसके लिए बिल्कुल सरेंडर नहीं करूंगा। मेरा ये मानना है कि झुकने का तो कोई इरादा है नहीं। मीडिया में बहुत हम झुक चुके। अगर इस लोकतंत्र को बचाना है तो पत्रकारों को खड़ा होना पड़ेगा, उनको कष्ट सहना पड़ेगा। नीरज को, दयाशंकर को, सबको थोड़ा थोड़ा कष्ट सह करके ही इस देश को हम बचा सकते हैं। अगर हम अपने कष्टों का ज़्यादा फिक्र करेंगे, उनकी ज़्यादा चिंता करेंगे, तो ये देश खत्म हो जाएगा। सर, अपने कष्टों की बात की, आपको तो नौकरी से निकाल दिया गया या आपने रिजिग्नेशन दिया, ये इस्तीफा दिया आपने। परिवार के पास जो संकट है जिनका आप जिक्र कर भी रहे हैं, आर्थिक संकट भी है ही, और मानसिक प्रताड़ना, लगातार गालियां, धमकियां, ये सब चल रही हैं। क्या जो आपका नियुक्ता था, जो आपका संस्थान था, आपके सहकर्मियों में कुछ आपके दोस्त होंगे, कुछ लोग होंगे जो क्या उनको परेशान किया जा रहा है? निश्चित रूप से उनको परेशान किया जा रहा है। मैं आप किस तरह से? उनको 8-8 घंटे बिठाया जाता है, उनको 10-10 घंटे प्रताड़ित किया जा रहा है। आप बताएं, कभी आपने सुना था कि अगर आप नौकरी छोड़ देंगे तो आपके साथियों को 10-10 घंटे बिठा के इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है? क्या नेटवर्क 18 IB का क्या अपराध बोध होता है आपको इसके लिए, या लगता है कि नहीं? अब मैं सच अपराध बोध तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुझे घुटन का या नेटवर्क 18 किस तरह बीजेपी से एकरस हो गया है इसका अंदाजा नहीं था। वो तो सत्ता का हिस्सा बन गया है। किस मीडिया, कौन सा मीडिया जो ये एक किताब को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है? और मैं तो चला गया ना, उनको मुझसे नाराजगी थी, नेटवर्क 18 को गुस्सा मुझसे है कि मैंने मोदी, उनके गुस्सा ये नहीं कि राहुल गांधी पर किताब लिखी, उनका कहना है भैया तुमने मोदी पर किताब क्यों नहीं लिखी, दूसरा संपादक तो लिख रहा है। जबकि मैं उनसे क्या कह रहा हूँ, कितनी खूबसूरत बात है। और ये संविधान ने शक्ति दी है। मुझसे उन्होंने पूछा कि आपको किसने शक्ति दी? मैंने कहा हमारा संविधान हमको शक्ति देता है, संविधान से बड़ा कोई दस्तावेज नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि कितनी खूबसूरत बात है, एक तरफ राहुल गांधी पर किताब एक संपादक लिख रहा है, एक तरफ मोदी पर एक संपादक किताब लिख रहा है। अगर वो चाहते तो कितनी खूबसूरत बात, ये तो मिसाल बनती। लेकिन जाहिर है उनका लोकतंत्र में यकीन नहीं। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनका एक ही तंत्र में यकीन है, और वो है सत्तावाद, सत्ता की प्रार्थना, सत्ता की आरती। इसलिए जो दयाशंकर बोलेंगे वो मार दिए जाएंगे, जो आवाज़ उठाएंगे वो जमींदोज कर दिए जाएंगे। अब ये दयाशंकरों को तय करना है, पत्रकारों को तय करना है
कि वो लोकतंत्र के लिए कुर्बानी देना चाहते हैं या चुपचाप मौन पड़े रहना चाहते हैं। हम सब, मैं भी देर से बोल रहा हूँ, मुझे भी शायद पहले बोलना चाहिए था, लेकिन मैं इस ज़रूरी काम में लगा था, इस दस्तावेजीकरण में लगा था। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे नीरज जी, तो आप देखेंगे कि इस किताब में 10 साल की हर उस घटना का जिक्र है जिसमें लोकतंत्र को सीधी चुनौती है। हर एक घटना का जिक्र है। हम कौन से पत्रकार हैं, कौन सी पत्रकारिता है। लोगों ने कहा कि ये सब तो घटा हुआ है। मैंने कहा हाँ, लेकिन कहाँ मिलता है? अखबार, ई पेपर की कैद में हो, लिखा कहाँ और लिखने कहाँ दिया जाता है? आजकल तो लिंक डिजिटल में है, किसी का भी यूआरएल बदल दीजिए आप, गायब हो जाती है खबरें, कभी भी एडिट करिए, कभी भी एडिट कर लीजिए। उनको दिक्कत यही है कि एक आदमी ने 10 साल का इतिहास लिखा है, तो इसको पकड़ो, इसको पीटो, इसको सताओ, ताकि कोई और ये हिम्मत ना कर पाए। आपकी किताब का नाम है राहुल गांधी, सांप्रदायिकता, दुष्प्रचार, तानाशाही से ऐतिहासिक संघर्ष। और हमारी जो पूरी बातचीत हुई है, इसमें अगर मैं राहुल गांधी को हटा भी देता हूँ और मैं दयाशंकर मिश्र लिख देता हूँ, तो दयाशंकर मिश्र ने भी सांप्रदायिकता, दुष्प्रचार और तानाशाही से सतत संघर्ष किया है, वो दिख रहा है। इसमें सांप्रदायिकता जिस संस्थान में आप थे उसने फैलाने का पूरा काम किया जो आप कह रहे हैं, तानाशाही है कि नौकरी से निकाल दिया, दुष्प्रचार है कि आप जो है कंपनी विरोधी गतिविधि कर रहे थे, ऑलमोस्ट यही कहा गया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, जो ये टाइमिंग है आपके किताब के आने की, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपके संस्थान ने ये कहा है कि दयाशंकर को पता था कि हाइप मिल जाएगा और हाइप के लिए, पब्लिसिटी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। ये जो टाइमिंग है, 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, राहुल गांधी का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, उस वक्त राहुल गांधी पर एक किताब आना, क्या ये सेलिब्रिटी को देखकर आपने रखा कि इससे चल जाएगा? ये मुझे लगता है नीरज जी ना, बहुत अफसोसजनक और बहुत तकलीफ देने वाली बात, बहुत पीड़ादायक बात है। मुझे बताइए कि जो हमारी कंपनी के दूसरे पत्रकार हैं जिन्होंने मोदी पर किताब लिखी है, अगर इतना आसान है हिंदुस्तान में इस्तीफा दे देना, आप मेरा घर आप देख रहे हैं, मैं कैसे रहता हूँ आप देख रहे हैं, तो वो ना कर लेते ये काम। मोदी तो कितने लोकप्रिय हैं, अगर कोई उन पर इस्तीफा दे के किताब लिखे तो लाखों करोड़ों अरबों रुपए वो कमा लेता। तो मैंने तो ऐसे व्यक्ति पर किताब लिखी जिसको एक और हमारा मीडिया कहता है कि कोई उससे बात ही नहीं करता है, कोई उसके बारे में जानना ही नहीं चाहता। पूरे मीडिया में, पूरे नोएडा के न्यूज़ रूम में कहा जाता है कि राहुल गांधी की कोई लोकप्रियता नहीं है। और एक कितनी विडंबना है कि जब उस पर किसी ने किताब लिख दी तो कह रहे हैं वो लोकप्रिय होना चाहता है। कौन अपनी नौकरियों को गवा करके, कौन अपने भविष्य को, बच्चों को दांव पर लगा करके, कौन लोकप्रिय होना चाहेगा? आप मुझे बताइए। इस किताब को कोई प्रकाशक नहीं मिला है। आप देख रहे हैं कि किताबें तो हैं लेकिन वो पैक हैं, वो जानी हैं, वो जाएंगी, पढ़ेगा कोई? 752 पेज की किताब अपने पैसों से निकाल करके, लगा करके, बची हुई संचित पूंजी है ना, अब तो मेरे पास क्या ही बचा है। तो वो सब मैंने लोकतंत्र के लिए किया है। मुझे पता है कि मैं तबाह हो सकता हूँ, मेरा पूरा जीवन बदल सकता है। अगर ऐसा करने में भी लोग अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये उनके विवेक और उनकी समझ पर सवाल खड़े करता है। आपने कहा है कि एक नॉर्म तो है इनकी कंपनी में जिसका इन्होंने पालन नहीं किया। ऐसा इन्होंने नहीं किया। मुझे जो बातचीत से समझ आई, नॉर्म ये था कि संस्थान के बिजनेस इंटरेस्ट से जुड़ी हुई कोई किताब आप लिखते हैं तो आपको पहले बतानी होगी। अब राहुल गांधी, सांप्रदायिकता, दुष्प्रचार, तानाशाही से इसका ऐतिहासिक संघर्ष, क्या ये नेटवर्क 18 के बिजनेस इंटरेस्ट से जुड़ी हुई चीज़ है? ये नेटवर्क 18 के जो टॉप मैनेजमेंट में बैठे लोग हैं, जो मालिक हैं, जो इस देश को भी चलाते हैं, कई दफ़ा ये सुनने में, पढ़ने में आती हैं चीज़ें, वो बताएं कि क्या राहुल गांधी आपके लिए बिजनेस इंटरेस्ट में बाधक बन रहे थे? ये विषय, ये संघर्ष, ये तो उनको बताना पड़ेगा। बहरहाल दयाशंकर जी, आपने जो बातचीत की, मुझे लगता है कि इसका सार ये बनता है, आपने जो हौसला रखा है कि आप झुकेंगे नहीं, अदालती कार्रवाई में जाएंगे, तो मैं कट गिरूँ कि सलामत रहूँ, यकीन है मुझे कि ये हिसार सितम कोई तो ढहाएगा, तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम, मेरी कलम का सफ़र आएगा ना जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।